हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फुल स्टडी फ्रेंड्स। आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 9th का जो भारतीय वन का प्राथमिक गणित है उसका अध्याय सेकंड, जिसका नाम है बहुपद। अंग्रेजी में बोले तो पोलिनोमियल्स। तो ये है पार्ट फर्स्ट वीडियो। यदि आपने अध्याय फर्स्ट कंप्लीट नहीं किए हैं तो सबसे पहले अध्याय फर्स्ट कंप्लीट कर लीजिए। मैं अध्याय फर्स्ट का जो लास्ट वीडियो पार्ट 13 है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप चाहें तो उस वीडियो के लिंक पर क्लिक कर उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अध्याय फर्स्ट के सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, आपके लिए बेटर रहेगा। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये है अध्याय सेकंड का पार्ट फर्स्ट वीडियो। तो जो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे जो बहुपद से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसके फर्स्ट टॉपिक्स के बारे में। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक्स है बहुपद और उससे संबंध पद और संकल्पनाएं के बारे में। तो देखिए बहुपद और उससे संबंध पद के बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट है कि बीजगणितीय पद, अंग्रेजी में बोले तो अलजेब्रिक टर्म्स किसे कहते हैं। तो देखिए बीजगणितीय संकेतों अर्थात चर और संख्याओं के गुणनफल बीजगणितीय पद या केवल पद कहते हैं। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए बीजगणितीय, अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो चर होते हैं और अचर किसको बोलते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको आपको रफ में बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए कि यदि आपको मान लीजिए कि दो कोई भी पूर्ण संख्या जीरो से लेकर गिनती की जितनी भी संख्या होती है उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जितने भी पूर्ण संख्या होती है वो एक अचर राशि होती है, ठीक है। और जितने भी अलजेब्रा जैसे मान लीजिए कि अल्फ़ाबेट्स के जितने भी लेटर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चर राशि। अब मान लीजिए दो, मान लीजिए 3 या फिर मान लीजिए 5, ये क्या है, ये एक अचर राशि है, ये एक अचर राशि है। और यदि मान लीजिए आप ए, मान लीजिए कहीं पे एक्स, यहाँ मान लीजिए बी, ये सब क्या है, ये सब एक चर राशि है, ये सब क्या है, एक चर राशि है। तो आपको अचर और चर में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि अचर किसको बोलेंगे और चर किसको बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर है कि बीजगणितीय संकेतों, मतलब बीजगणित संकेत किसको बोलते हैं, ए एक्स बी, मतलब कि जो अथी होती है अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके जितने भी लेटर्स होते हैं उसको बोलते हैं बीजगणितीय संकेत अर्थात चर राशि। तो उसके संख्याओं के गुणनफल या फिर मान लीजिए जो अचर राशि होंगे उसके साथ जितने भी चर राशि को गुणा करने पर जो पद बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बीजगणितीय पद। जैसे मान लीजिए दो एक अचर राशि है और एक्स एक चर राशि है, इस दोनों को जब गुणनफल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x, मतलब कि 2 गुने एक्स। यहाँ पे 2 क्या है, एक अचर राशि है और जो x है यह एक चर राशि है। जब इस दोनों के गुणनफल करेंगे तो ये हमारा एक बीजगणितीय पद हो जाएगा। इसके यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल मान लीजिए कि 4x। अब यहाँ पर भी देखिए 4 क्या है, एक अचर राशि है और x क्या है, एक चर राशि है। इस दोनों को जब गुणनफल करेंगे तो देखिए 4x, जब एक चर, यहाँ पे जो 4 है एक अचर राशि है और जो x है ये एक चर राशि है। जब इस दोनों को गुणनफल करेंगे तो हमारा एक बीजगणितीय पद हो जाएगा। तो इस प्रकार के जितने भी पद होंगे इसको हम लोग पद बोलेंगे या फिर बीजगणितीय पद बोलेंगे या फिर अलजेब्रिक टर्म्स बोलेंगे। अंग्रेजी में बोलेंगे तो अलजेब्रिक टर्म्स बोलेंगे, हिंदी में बोले तो बीजगणितीय पद बोलेंगे। आपको समझ में आ गया ये। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा गुणांक, अंग्रेजी में बोले तो कॉफिशिएंट क्या है। तो किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है उस पद का अंग गुणांक कहते हैं। अब किसे कहते हैं, अब देखिए कोई भी मान लीजिए कि कोई पद है, आपको तो पद समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए 2x है, मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए 2x है, 2x एक पद है या फिर बोलिए तो बीजगणितीय पद है। तो अब मान लीजिए कि इसमें जो संख्या कौन है, कौन संख्या ऐसी है जो इस पद को गुणा करने वाली है। देखिए यहाँ पे x है और ये 2 है, तो 2 एक संख्या है और x एक चर राशि है। तो जिस संख्या को यहाँ पे मान लीजिए क्या बोला है परिभाषा, कि किसी पद में गुणा करने वाली, ये एक पद है, इसमें गुणा करने वाली जो संख्या होती है ये संख्या है, तो इस संख्या को हम लोग बोलते हैं अंक गुणांक या फिर गुणांक, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखी 2x, ठीक है। अब 2x में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि 2x में अंक गुणांक क्या है, अंक गुणांक, या फिर 2x में अंक गुणांक क्या होगा, तो इसमें जो अंक गुणांक होगा वो 2 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से 5y भी मान लीजिए, इसमें हमारा अंक गुणांक क्या हो जाएगा, इसमें हमारा अंक गुणांक 5 होगा। तो इस प्रकार से आपको गुणांक समझ में आ गया, गुणांक किसको बोलेंगे। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए नोट में बताया गया है कि यदि किसी पद के शुरू में, यदि किसी पद, मान लीजिए कोई पद है 2x के रूप में, या फिर मान लीजिए कि यहाँ पर 2x इसके रूप में भी हो सकता है, 2x माइनस यहाँ पे मान लीजिए y भी हो सकता है, एक पद हुआ। इस पद के रूप में यदि कोई भी संख्या है, यदि किसी पद के शुरू में कोई संख्या ना हो, कोई पद है जैसे मान लीजिए y है, इसके शुरू में कोई संख्या नहीं है,
तो कोई संख्या ना हो तो उसका गुणांक 1 होगा। मान लीजिए यहाँ पर y है, यदि यहाँ पर हमारा 2y होता तो इसका अंक गुणांक 2 होता, और सिर्फ y है तो इसका अंक गुणांक क्या होगा, 1 होगा हमेशा। ठीक है, इसीलिए लिखा गया है कि यदि किसी पद के शुरू में कोई संख्या ना हो तो उसका गुणांक या फिर अंक गुणांक 1 होगा। जैसे x² y में गुणांक क्या है, यहाँ पर देखिए इसके पीछे इसके शुरू में कोई पद नहीं, यहाँ पे जो इसके शुरू में कोई संख्या नहीं है, इसका जो गुणांक होगा वह 1 है। लेकिन अगर -x² y की बात करेंगे तो इसमें जो अंक गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे की जो क्वेश्चन होंगे उसके बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद का घात। तो आपको पद किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे पद का घात क्या होता है। तो देखिए, पद के सभी चर के घातांकों का योगफल उस पद का घात कहलाता है। अब पद के सभी चर के घातांक, मान लीजिए अब कोई पद है, अब मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि कोई पद है, मान लीजिए कि 5x² y, मान लीजिए कि 5x² y z, ये एक पद के रूप में है। अब पद के रूप में जो ये है, अब इसमें क्या होगा, अब इसके देखिए ये हुआ घात, और इसके ऊपर में जो पावर में लगा तो उसको बोलते हैं घातांक। तो ये पद हुआ और ये उसका बोलते हैं घातांक। सॉरी, ये हुआ, ये एक पद हुई, सॉरी जी, जितने भी यहाँ पे लिखा गया है ये पद हुआ। अब इस पद में जो 5 लिखा गया एक गुणांक है, और इसके पावर में क्या है, अब इसको एक रूप से मान लीजिए तो 5 एक घात है, और इसके पावर में जो लिखा होता है उसको बोलते हैं घातांक। तो अब इसके जो पावर में जो लिखा गया उसको बोलते हैं घातांक। तो पद के जो चर मान, अब ये हो x y z, मतलब कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके जितने भी लेटर्स होते हैं उसको बोलते हैं चर राशि। तो यहाँ पे देखिए x एक चर राशि है, y एक चर राशि है, और z भी एक चर राशि है। तो इसके जो घातांक में मान लीजिए 2 है, अब इस घातांक में जो 2 है, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे घातांक। अब इसको बोलेंगे घातांक। तो यही आपको तो क्वेश्चन में आपको जो परिभाषा इसमें बोला गया है कि पद के सभी चर के घातांक। तो ये एक पद है, अब इस पद के सभी चर के जो घातांक, जो चर राशि है, इस चर के जो घात के रूप में 2 है, तो इसके जितने भी योगफल होंगे उसको बोलेंगे घात। ठीक है, पद का घात कह लेंगे। मान लीजिए कि हम इसी एग्जाम्पल्स को मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि 5 जो x² y z है। अब इसके देखिए यहाँ पे एक चर राशि है, इसके जो घात में घातांक में 2 है। अब यहाँ पे देखिए ऐड कर लेती हूँ 2। अब जो जितने भी चर राशि है उसके घातांक को योगफल करेंगे तो इस ये जो चर राशि है इसके घातांक 2 है। अब y है, अब इसके घातांक के रूप में कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो इसको भी ऐड कर लीजिए 1। ठीक है, फिर देखिए z है, इसके भी घातांक कुछ नहीं है तो 1 है। इसको दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 1 4, इसका घातांक क्या हो जाएगा 4। तो इसी प्रकार की जितनी भी संख्याएं होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5x² y z है, अब मान लीजिए यहाँ पर होगा 2, मान लीजिए और भी एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ, 2a² b। यहाँ पे आपका चर राशि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जो अचर राशि है ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इसमें बोला गया, यहाँ पे बोला जाएगा कि पद का घात बताइए। इसमें अगर बोला जाएगा कि इसका पद का घात बताइए तो आप किस तरीके से बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक चर राशि है, अब इसके घातांक में 2 है और फिर b के घातांक में कुछ नहीं है तो +1 होगा। अब इसका योगफल कर देंगे तो इसका योगफल करने पर हमारा 3 आएगा, तो इसी को बोलते हैं पद का घात। आपको समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2a² b। अब यहाँ पर देखिए कि a का घातांक क्या है 2 है तो 2 को ऐड कर दीजिए, प्लस b का घातांक क्या है कुछ नहीं है तो 1 है। इस दोनों को ऐड करूँगी तो हमारा 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार जितनी भी होगी उसको हम लोग बोलेंगे पद का घात। तो आप कोई भी जो पद होगा उसका घात निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजातीय पद और विजातीय पद। अगर अंग्रेजी में बोले तो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, देखिए सजातीय पद किसको बोलेंगे और विजातीय पद हम लोग किसको बोलेंगे। अब मान लीजिए कि आपको सजातीय पद में एक संख्या लिख रही हूँ 5a² -a² और फिर मान लीजिए 4a²। एक सजातीय पद के रूप में लिखा गया, मतलब कि सबसे बड़ा उससे छोटा और फिर उससे छोटा, इस प्रकार से आपको लिखा गया, एक सजातीय पद हो गया। और विजातीय पद की बात करेंगे तो देखिए इस विजातीय पद को किस तरीके से लिखेंगे। मान लीजिए विजातीय पद 5a² b, इससे छोटा लेंगे तो -7ab²। तो ये हमारे विजातीय पद। तो आपको सजातीय पद विजातीय पद समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब हमारा क्वेश्चन है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो चैप्टर का नाम था बहुपद, अंग्रेजी में बोले तो पॉलिनोमियल्स, वो किसे कहते हैं। देखिए वैसा बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं, यही तो है बीजीय व्यंजक।
ठीक है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जो दो बीजीय पदों से बना है, दो बीजीय पदों से बना होगा तो एवं सभी व्यंजकों में चर के घात जो होगा वह पूर्ण संख्याएं होगी, जितनी भी पूर्ण संख्या होगी तो ऐसे व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब मान लीजिए कि बीजीय व्यंजक आपका है, यहाँ पर मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि कोई भी बीजीय व्यंजक है, मान लीजिए कि 2x के रूप में यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, हमने मान ली 2x, ये एक बीजीय व्यंजक है। अब इस बीजीय व्यंजक में दो बीजीय पद से बना होना चाहिए, तब वो बहुपद कहलाएगा। अब मान लीजिए 2x है, ये एक बीजीय व्यंजक है लेकिन यह बहुपद नहीं है, ये एक बीजीय व्यंजक है। अब इसमें एक पद और ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे प्लस या माइनस कोई भी चिन्ह दे सकते हैं, तो हमने यहाँ पे प्लस ली, और कोई पद और ले लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ली b, तो दो पद के रूप में हो गया, एक पद के रूप में 2x है और b के रूप में दूसरे पद के रूप में b है, तो दो पद के रूप में होगा। और जिसके आप बोला कि एवं सभी व्यंजक में चर के घात पूर्ण संख्याओं, अब मान लीजिए यहाँ पे एक चर राशि ये है, x एक चर राशि है और जो 2 है एक अचर राशि है, तो जो चर के जो घात होगा, यहाँ पे देखिए चर के जो घात होगा वह एक क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बहुपद। समझ में आ गया आपको। अब जैसे मान लीजिए बहुपद के, मान लीजिए कि कोई भी परिवार, यहाँ पे मान लीजिए कि बहुपद के रूप में 2x3, अब देखिए यहाँ पे x की क्या है, एक चर राशि है, सॉरी हाँ यहाँ पे एक चर राशि है और इसके घात में पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब कि 0 से लेकर गिनती की जितनी भी संख्या होगी, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 इस प्रकार जितनी भी संख्या होगी तो घात में हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो वह एक बहुपद कहलाएगा। इस प्रकार की जितनी भी संख्या होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे बहुपद। समझ में आ गया। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जो हमारा नेक्स्ट है देखिए कि बहुपद का घात। अब बहुपद का घात किसको बोलते हैं? सो यहाँ पर देखिए कि किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को बहुपद का घात कहते हैं। अब बहुपद का घात मतलब कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को, अब मान लीजिए मैं कोई सा बहुपद ले रही हूँ, अब मान लीजिए कोई बहुपद में ले रही हूँ, इसका मान लीजिए कि थोड़ा सा बड़ा बहुपद लूँगी, इसका मान लीजिए कि x3, ठीक है, +7x², मान लीजिए इतना ही ले, इससे बड़ा भी ले सकती हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 5x भी ले रही हूँ और +4 भी ले रही हूँ, इतना ही मैंने बहुपद ली। अब इस बहुपद में मान लीजिए कि सबसे क्या बोला, सबसे बड़े घात वाले। अब सबसे बड़े घात वाले मान लीजिए कि यहाँ पर जो मान लीजिए यहाँ पे x है और x के क्यूब में क्या है 3 है और यहाँ पे x के क्यूब में 2 है, तो सबसे दोनों में से बड़ा क्या, और इसके पावर में 1 है और इसके पावर में कुछ नहीं है, तो ये एक अचर राशि है और यह x क्या है, एक चर राशि है, और ये भी x चर राशि है और ये भी x चर राशि है। तो इस देखिए यहाँ पे जितने भी चर राशि है इसके जो घात है, यहाँ मान लीजिए 2 है और यहाँ सॉरी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो देखिए दोनों में से बड़ा क्या है, 3 है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा यहाँ पे जो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैं यही एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, x³ +7x² +5x+4, और यहाँ पर अगर बोले कि बहुपद का घात बताओ, तो इस बहुपद का घात इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप संख्या निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगला जो मेरा क्वेश्चन है उसके बारे में। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। मतलब कि पद, आपको समझ में आ गया होगा कि पद किसको बोलते हैं, तो उसके संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण किया जाता है। अब मान लीजिए फर्स्ट है एक पदी बहुपद, मतलब इसको अंग्रेजी में बोले तो मोनोमियल्स। अब इसको देखिए कि जिस बहुपद में केवल एक पद हो तो उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। अब जिस बहुपद में अगर सिर्फ और सिर्फ एक पद रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एक पदी बहुपद। एज फॉर एग्जाम्पल्स के रूप में मान लीजिए कि हम यहाँ पर ले रहे हैं 9x, यह एक पद के रूप में है। अगर यहाँ पे मैं प्लस और फिर दूसरा भी पद ले लूँगी तो ये द्विपदी बहुपद में चले जाएगा, लेकिन अगर हम एक पद लेंगे तो वो होगा एक पदी बहुपद। आपको समझ में आ गया एक पदी बहुपद। अभी नया फिर आगे भी जो एग्जाम्पल्स हो ले सकते हैं, 9x हो गया, 3x³ भी ले सकते हैं, मतलब कि एक पद के रूप में होना चाहिए। फिर मान लीजिए कि आप 9xy भी ले सकते हैं जो कि एक पद के रूप में है। तो इस प्रकार से आप संख्या ले सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक पदी बहुपद, ठीक है। अंग्रेजी में बोले तो पोलोनोमियल्स, हमारा देखिए सॉरी मोनोनिमियल्स। हमारा सेकेंड है द्विपदी बहुपद, अंग्रेजी में बोले तो बायनोमियल्स। अब जिस बहुपद में केवल 2 पद हो उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहेंगे।
अब जिस बहुपद में दो पद होगा, यहाँ पर देखिए एक पद के रूप में है और दो पद के रूप में मान लेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x, इसके पावर मान लीजिए 4, यहाँ पे दो भी मान ले सकते हैं, 3x के पावर में 4 और प्लस मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 2x लिख देती हूँ, एक पद के रूप में और दो पद के रूप में, तो दो पद हो गया इसमें, तो इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। हमारा परिभाषा से स्पष्ट है कि जिस बहुपद में केवल दो पद हो तो उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब मान लीजिए एक ये हो गया, और फिर दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि केवल एक चौरासी ही ले रही हूँ, z की पावर 7 और -5 ले लो, तो ये भी एक दो पद के रूप में हो गया, तो ये भी एक द्विपदी बहुपद हो गया। अब इस प्रकार की आप संख्या, इस प्रकार जो राशि होगी आप ले सकते हैं, बहुपद ले सकते हैं। हमारा थर्ड है कि त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। तो जिस बहुपद में केवल तीन पद हो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने फर्स्ट देखी एक पदी बहुपद, मतलब कि इसमें एक पद होता था, और फिर दूसरा में होगा द्विपदी बहुपद, मतलब कि इसमें दो पद हुआ, इस प्रकार से। अब हमारा नेक्स्ट है कि त्रिपदी बहुपद, मतलब कि इसमें तीन पद होगा, क्योंकि हमारा जो परिभाषा है त्रिपदी बहुपद का उससे स्पष्ट है कि केवल तीन पद हो रहेगा, तीन पद, तो हमें बोलेंगे उसे त्रिपदी बहुपद। एज फॉर एग्जाम्पल्स के रूप में मान लीजिए हमारा तीन पद के रूप में कौन कौन सा आ सकता है, मान लीजिए कि हम यहाँ पर यही से जो यहाँ पर बहुपद दिया गया है उसी को ले लेती हूँ, 3x4 प्लस 2x, और इसमें मान लीजिए कि -5 लगा देती हूँ, तो ये तीन पद के रूप में हो गया, 1 2 3, तो 1 2 3 तीन पद के रूप में आ गया, तो इसी को बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। सेकंड मान लीजिए हमारा कि MQ एक चर राशि हो गया, माइनस मान लीजिए, माइनस प्लस कुछ भी ले सकते हैं, एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं बता रही हूँ आपको, 3m² प्लस मान लीजिए √2, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल्स बताया गया है उसी में आधार बता रही हूँ आपको कि MQ - 3am² प्लस √2। एक देखिए इसमें भी तीन पद हुआ, 1 2 3, तीन पद हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। आपको समझ में आ गया त्रिपदी बहुपद। हमारा फर्स्ट था एक पदी बहुपद, सेकंड हुआ द्विपदी बहुपद, और थर्ड है हमारा त्रिपदी बहुपद। तो जो पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण आपको समझ में आ गया। अब हमारा जो 4 नंबर है कि शून्य बहुपद, अंग्रेजी में बोले तो जीरो पोलिनोमियल्स। तो जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। अब जिस बहुपद में सभी गुणांक शून्य हो, अब गुणांक किसको बोलते हैं आपको पता ही, जो चर राशि होता है उसके साथ जो भी लगा होता है उसको बोलते हैं हम लोग गुणांक। तो अब मान लीजिए शून्य बहुपद किसको बोलेंगे, अब हमारा मान लीजिए कि MQ लगा हुआ है, अब मान लीजिए कि हम ले रहे हैं MQ, और यदि हमको दिया होता कि मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल्स के मैं बता रही हूँ, यदि हमें 2MQ लिखा होता, 2MQ, तो इसमें हमारा 2MQ में क्या होता, मैं आपको बता रही हूँ 2MQ है, अगर इसमें गुणांक बोले तो हमारा गुणांक 2 हो जाएगा। लेकिन अगर MQ के इधर अगर हमारा 0 लिखा होता तो ये शून्य बहुपद हो जाता है। इसी तरीके से MQ लिखा गया, अगर यहाँ पर हमारा 0 पॉइंट MQ लिखा होता तो ये एक शून्य बहुपद हो गया। मतलब कि जो सभी गुणांक शून्य रहेगा, गुणांक जितने भी होगा चर राशि के साथ जितनी भी संख्या लगी रहेगी तो वो हमारा हो जाएगा शून्य बहुपद। जैसे यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट, मतलब कि जो अचर राशि रहेगा ना, चर राशि के साथ जो अचर राशि रहेगा अगर उसके रूप में 0 रहेगा तो हमारा 0 पोलिनोमियल्स रहेगा, शून्य बहुपद रहेगा। तो आपको शून्य बहुपद समझ में आ गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बहुपद में प्रयुक्त चरों के घातांक के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। अब इसको कैसे करते हैं, अब मतलब कि बहुपद में चर के जो घातांक रहेगा उसके आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। हमने जो आगे पीछे पढ़ी थी कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण, अब मैं पढ़ रही हूँ कि बहुपद के चरों के घातांकों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। हमारा फर्स्ट है कि रैखिक बहुपद, अंग्रेजी में बोले तो लीनियर पोलिनोमियल्स। सेकेंड है द्विघाती बहुपद, अंग्रेजी में बोले तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। थर्ड में है त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघाती बहुपद किसको बोलते हैं और त्रिघाती बहुपद किसको बोलते हैं। बहुत ही आसान है समझना, ये सब जो बहुपद के चरों के घातांक के आधार पर बहुत आसान है समझना। देखते हैं हम लोग आगे। तो हमारा फर्स्ट देखिए रैखिक बहुपद। तो यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 1 हो तो उस बहुपद का रैखिक बहुपद कहते हैं। उस बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब कि जो भी बहुपद रहेगा उसमें अगर चर का अधिकतम घात 1 रहेगा तो उसको हम लोग बोल लेंगे बहुपद का रैखिक बहुपद है। जैसे मान लीजिए 4x + 3। अब देखिए ये एक चर राशि है, अब इस चर राशि के जो घात में हमारा कुछ भी नहीं दिया गया है, तो मतलब 1 दिया गया है, तो यह एक हो जाएगा रैखिक बहुपद। फिर देखिए सेकंड में √2 - y, चूंकि ये द्विपदी बहुपद है, इसमें देखिए इसमें कोई यहाँ पे एक चर राशि दिया गया, इसके पावर में क्या दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया, तो 1 दिया गया, तो इसीलिए ना यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। इस प्रकार की जो राशि भी ले सकते हैं आप, इसका अधिकतम घात 1 हो जाएगा।
तो हमारा सेकंड है द्विघाती बहुपद। हाँ, आप देखिए रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे? देखिए यहाँ पे आपको रैखिक बहुपद का मैंने परिभाषा बता दी, एग्जाम्पल्स में आपको बता दी कि इस प्रकार के जितने भी मतलब कि जो पावर होगा ना, पावर में पावर के रूप में कुछ नहीं होगा, 2 3 मतलब कि पूर्ण संख्या नहीं होगी। बट आपको अगर सीधे 4x+3 इस प्रकार की संख्या रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि x है उसकी पावर में 1 है, तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। आपको इस प्रकार जो जो चैप्टर होंगे प्रश्न वाले 2 का ए, उसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे कि जो इसमें से रैखिक बहुपद कौन है, बहुपद जो द्विघाती बहुपद कौन है, ठीक है, त्रिघाती बहुपद कौन है, उसके बारे में तो आप यहाँ पे समझे रहेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कि रैखिक बहुपद ax+b के रूप में होगा, ax+b के रूप में होगा तो होगा हमेशा रैखिक बहुपद। तो जहाँ पे a b अचर राशि होगा, ये जो a के रूप में ये है और b के रूप में ये है, क्योंकि हम कैसे समझे कि a के रूप में ये है और b के रूप में ये है, आपको समझ में आ रहा कि जो x है वो a के रूप में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे बोला गया कि ax, तो ax है तो यहाँ पर देखिए a के रूप में 4 है और x के रूप में हमारा x है, प्लस b के रूप में हमारा 3 है, तो इसीलिए a और b जो है 4 और 3 एक अचर हैं और a जो है वो नो इक्वल टू 0 होगा। तो ये हो गया हमारा रैखिक बहुपद। सेकंड है द्विघाती समीकरण। तो ये द्विघाती बहुपद किसको बोलेंगे? मान लीजिए द्विघाती बहुपद है तो यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 2 हो, यहाँ पर अधिकतम घात 1 था और यहाँ पर अधिकतम घात 2 हो, तो उस बहुपद का द्विघाती बहुपद कहते हैं। जो भी बहुपद दिया गया है और उसमें यदि अधिकतम घात 1 है तो एक रैखिक बहुपद कहलाएगा, और यदि अधिकतम घात 2 है तो बहुपद का द्विघाती बहुपद कहलाएगा। जैसे देखिए 4x², तो यहाँ पर देखिए जो चर राशि दिया गया है वो हमारा उसके पावर में क्या है 2 है, तो ये द्विघाती समीकरण हो गया। फिर देखिए 5 यहाँ, हाँ 4x² - 5x + 1, एक यह द्विघाती समीकरण है, मतलब कि द्विघाती बहुपद है। आज नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है कि y² + 5/3y, ठीक है, तो ये भी एक द्विघाती समीकरण है हमारा। तो ये था द्विघाती समीकरण। इसके एग्जाम्पल्स और भी आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो ये हमारा था द्विघातीय समीकरण। इसके नोट में लिख लीजिए कि कोई भी द्विघातीय बहुपद ax² + bx + c के रूप में होगा, मतलब कि इसमें था हमारा ax + b के रूप में होगा, और द्विघातीय समीकरण में मतलब कि द्विघातीय बहुपद में हमारा ax² + bx + c के रूप में रहेगा, तो हमेशा द्विघातीय समीकरण होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए जहाँ पे a और b c ये क्या होगा, अचर राशि है, और जो a होगा नो, ये यहाँ पे a जो होगा वो नो इक्वल टू 0 के बराबर होगा, तो वो हमारा हो जाएगा द्विघातीय समीकरण। हमारा थर्ड है कि त्रिघाती बहुपद। ये किसको बोलते हैं? तो यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 3 हो, मतलब कि अगर अधिकतम जहाँ पे जो बोला है कि अधिकतम घात हमारे साथ 3 रहेगा, तो उस बहुपद का जो त्रिघाती बहुपद हमेशा उसे हमको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। जैसे मान लीजिए x³ / 3 जहाँ पे जो पावर में 3 है तो ये होगा हमारा त्रिघाती बहुपद। यदि हमेशा x के पावर 2 होता तो द्विघाती बहुपद, और यदि x के सीधे x लिखा होता तो हमेशा रैखिक बहुपद कहलाता। तो आपको समझ में आ गया कि रैखिक बहुपद किसे बोलते हैं, द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा कि बहुपद और उससे जो संबंध पद के बारे में, तो यहाँ पर ये समाप्त हो रहा है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में जो इस चैप्टर हैं जो प्रश्नावली 2 का ए उसके साथ मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी इस बुक का उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।